गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कराएंगे और तीसरे चैप्टर के अंदर आपका क्या है, सॉरी 10वां चैप्टर कराएंगे 3 वर्ग वाला। ठीक है, ये चैप्टर पहले करा चुकी हूँ, फिर करा रही हूँ। कारण क्या है कि आपका जो अभी जो MCQ टेस्ट होगा वो इसी में से होगा, 9 क्लाउड पे होगा वो, तो उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको किसी की ये शिकायत नहीं होगी कि मैम हमें ये चैप्टर नहीं कराए थे, हमें याद नहीं है। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर यूरोप की कंट्रियों के ऊपर। यूरोप की जितनी भी कंट्री है उस कंट्रियों में किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, सामाजिक जो था उनका जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है ये। आगे समझे, 800, 400, 500 साल पहले यूरोप की सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बना हुआ ये चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर देखो आप क्या है कि सबसे पहले सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद का परिचय मतलब क्या है कि 3 वर्ग समझ में आया आपका। चैप्टर का नाम जब तक नहीं समझ में आएगा चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। 3 वर्ग, यूरोप के अंदर 3 वर्गों में बटा हुआ था यूरोप। पहला वर्ग कौन सा था, राजतंत्रिक, यानी कि राजा, स्वयं राजा और मंत्रिमंडल उसका, राज परिवार। दूसरा में जो आता था वो सामंत और चर्च आता था। ठीक है, तीसरे वर्ग में जो आता था, तो अगर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नाजीवाद वाला, सॉरी फ्रांस की क्रांति वाला, अगर आपने 10th में फ्रांस की क्रांति का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें साफ था कि इन 3 स्टेट थे फ्रांस के अंदर, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो सामंतवाद का एक परिचय क्या है कि उस टाइम में सामंतवाद शब्द का प्रयोग प्राय क्या होता था, मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न संबंधों। ठीक है, तो उस टाइम में जो यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक, विभिन्न संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। वास्तव में सामंत एक राजनीतिक ढांचा अथवा सामाजिक स्वरूप था। देखो कहने का है कि सामंत हमारे यहाँ पे उसको जमींदारी प्रथा बोलते थे, समझ में आई। और यूरोप में इसी को क्या बोलते थे, सामंतवाद बोलते थे। पूरा का पूरा सामाजिक जो ढांचा था या प्रशासनिक जो ढांचा था वो किसके ऊपर टिका हुआ था, सामंतवाद पर टिका था। ठीक है, 10वीं और 12वीं शताब्दी के काल में पश्चिमी मध्य यूरोप को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था और प्रणाली बन गई थी। सामंतवाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था, फ्यूडलिज्म कहा जाता था। और फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्यूड, जो कि जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना था। और फ्यूड का अर्थ क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा। ऐसा समझो आपको, सामंतवाद जो शब्द है वो किससे, जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना था, जिसको फ्यूडलिज्म कहा जाता था। और फ्यूड का मतलब होता था जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। आगे तो इसमें क्या था कि जमीन के एक टुकड़े का जो मालिक होता था उसी को सामंत कहा जाता था। आपको अपनी भाषा में समझो, इसको पूरी बुक की लैंग्वेज में मत जाओ, कि जमीन का एक छोटा जो जमीन का जो टुकड़ा होता था और जमीन के जिस टुकड़े का जो मालिक जो व्यक्ति होता था उसी को सामंत कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे जमीन के मालिक को जमींदार कहा जाता था। आगे समझ में, सामंत जो व्यवस्था थी वो अलग। उसके बाद में आप देखो सामंतवाद का स्वरूप कैसा था, राजनीतिक स्वरूप। अगर हम राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार क्या था, सामंतवाद एक स्वरूप राजनीतिक था। उसके विचारानुसार सामंतवाद एक उदय के साथ साथ शाही सन्ना का पतन हुआ। यानी कि जैसे क्या था, सामंत में आपको बता दूँ, राजा क्या करता था, अपनी पूरी ज़मीन का, अपने देश की पूरी ज़मीन का मालिक राजा होता था। फिर वो क्या करता, 10 गांव, 5 गांव, 50 गांव, जिस सामंत के ऊपर उसको जितना ज़्यादा विश्वास होता था, जो जितना ताकतवर होता था, उसी को वो क्या करता था, उतनी ही ज़मीन को ज़्यादा ज़मीन देकर उसको उसका सामंत जमींदार बना देता था। ठीक है, फिर वो सामंत क्या करते थे, जब भी राजा का किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध होता था या राजा का जो क्या होता था, ज़मीन का जो सालाना टैक्स लेके, भू राजस्व लेके वो क्या करता था, राजा के पास जमा कराता था। यानी कि राजा की पूरी ताकत किसके ऊपर डिपेंड करती थी, सामंत पर। इस तरह से सामंत क्या होते थे, एक राजनीतिक सत्ता में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक स्वरूप देखो। आर्थिक स्वरूप में भी क्या होता था कि सामंत, देखो पहले मैंने आपको बताया कि सामंत अपनी एक अलग सेना रखते थे, अच्छे घुड़सवार रखते थे, सैनिक तैयार सैनिक और उसके मेयर रखते थे। ठीक है, जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो अपने क्या करते थे, सेना राजा को देते थे। ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। आर्थिक स्वरूप में भी क्या था, सामंत जो पूरे राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो सामंत पर डिपेंड करती थी। कारण क्योंकि सामंत क्या करता था, जमीन के ऊपर किसानों से, मजदूर जो कि कृषि मजदूर होते थे उनसे काम कराता था। ठीक है, और उनसे लगान लेता था और फिर वो क्या था, सालाना जो लगान था वो क्या करता था, राजा के पास जमा
कराता था। जो राजा होता था उसकी जो आय, जो इनकम होती थी, उसका जो सोर्स होता था वो स्वयं कौन होता था? सामंत होता था। आगे समझ में? इस प्रकार से सामंत ही आर्थिक होगा था। अगली बात है सामाजिक स्वरूप। अगर हम बात करेंगे सामाजिक स्वरूप में भी क्या था? सामंतवाद एक सामाजिक ढांचे में रोमन के साथ जर्मन तत्व भी मिले हुए थे। वास्तव में सामंतवाद संस्थाओं की एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे यदि एक और सेवा तथा आज्ञा पालन के दायित्व के विनिमय की निर्मित किया तो दूसरी ओर एक अधीनस्थ व्यक्ति की रक्षा और देखभाल का भी प्रबंध किया। संभवतः इसलिए मार्क ब्लॉक ने सामंतवाद को व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का गठबंधन कहा था। देखो, सामाजिक स्वरूप भी क्या होता था? राजा स्वयं जनता के बीच में नहीं आता था, बल्कि सामंत क्या होता था? अपनी जनता के बीच में रहता था, जनता का विश्वास जीतता था। ठीक है। और मजबूरी जो व्यक्ति की होती थी, गरीब मतलब उसकी कोई शादी ब्याह है, उसकी बीमारी, हारी बीमारी है, किसी कारण से फसल खराब हो गई है, तो उस टाइम में क्या करता था? सामंत अपने किसानों को, जिसकी ज़मीन पे काम करने वाले जो कि कृषि मजदूर होते थे, या अपने गांव के लोगों को क्या करता था? आर्थिक मदद करता था। तो इस प्रकार से वो क्या करता था? एक राजा के बीच में और व्यक्ति, सामान्य जनता के बीच में कड़ी का काम करता था। इसीलिए इसको मार्क ब्लॉक ने क्या कहा? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का गठबंधन बताया है। आगे समझ में? तो सामाजिक जो ढांचा था उसको भी बनाए रखना के काम जो करता था, उसका संरक्षण करने का काम कौन करता था? सामंत स्वयं करता था। ठीक है। आए समझ आपको? अगला टॉपिक है सामंतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि सामंतवाद बना कैसे। फ्रांस को पहले गोल कहा जाता था, यानी कि फ्रांस का जो पुराना नाम है वो क्या है? गोल है। तो फ्रांस को पहले गोल कहा जाता था और यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जिसमें दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वतीय श्रेणियाँ, जो अल्पस पर्वत है वो इटली और रोम के बीच में है, लंबी नदियाँ, वन तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त विशाल मैदान थे। कालांतर में 6वीं शताब्दी में फ्रैंकिश अर्थात फ्रांस के ईसाई राज्यों का प्रशासन रहा। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ घनिष्ठ संबंध थे। पोप द्वारा राजा शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी जाने से ये संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो गए। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार ने एक सक्रिय जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड के द्वीपों पर अधिकार कर लिया। ठीक है। प्रस्तुत अध्याय से हमारे अध्ययन का प्रमुख विषय 3 वर्ग अर्थात 3 सामाजिक श्रेणियों, अतः अब हम अपना ध्यान उस ओर केंद्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही। सामंतवाद कैसे बना, इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रांस का पुराना नाम क्या है? फ्रांस का पुराना नाम है गोल है। और फ्रांस का जो राजकुमार था जिसने ब्रिटेन के ऊपर और साथ में क्या था जो नॉर्मंडी जो था उसने स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के कुछ द्वीपों पे अपना अधिकार कर लिया और फिर उन द्वीपों के ऊपर अपना खुद काम नहीं कर सका, बल्कि वहाँ पे अपने कुछ अधिकारी नियुक्त करके वो वापिस से आ गए, जो बाद में एक सामंत कहलाए और उसी से शुरुआत हुई यूरोप में सामंत व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। समझ में आपको इतना? अगला हम अगले वीडियो में करेंगे। बेटा ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना और इसी चैप्टर का आपका MCQ टेस्ट होगा जो कि किसके ऊपर होने वाला है? 9 क्लाउड ऐप पर। जिस बच्चे का 9 क्लाउड ऐप नहीं बना है वो बच्चा अपना 9 क्लाउड ऐप शुरू कर ले, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो अपने बता दे। ओके, धन्यवाद।